जय हिंद किसान साथियों, जय हिंद नर्सरी में स्वागत है। और आज मैं आया हूं खिजूरी गांव में। आप देख रहे हैं कि ये एक NH8 रोड है जो दिल्ली जयपुर हाईवे है। और यहाँ पर चार दोस्तों ने लॉकडाउन की एक उपज है ये, और यहाँ पर उन्होंने एक सोच के कि हम प्रकृति के नज़दीक जाते हैं, एक वर्मी कंपोस्ट यूनिट स्टार्ट की है। और अब हम इन चारों भाइयों का परिचय जानते हैं। भाई आप बताइए। मेरा नाम अरुण शौखंद है, मैं दिल्ली से हूँ और प्रोफेशन में सर्वेयर हूँ मैं इंश्योरेंस कंपनीज़ के लिए, और अभी फ़िलहाल सब मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है मैं भाई। सतीश मलिक, वसंत कुंज, मेरा प्रॉपर्टी का काम है। लॉकडाउन में अपने भाइयों ने सबने मिलकर सोचा कुछ काम करने थे, वर्मी कंपोस्ट की तरफ ध्यान गया, सोचा तो स्टार्ट किया हम चारों भाइयों ने मिलकर। मैं जयप्रकाश यादव दिल्ली पुलिस में सर्विस करता हूँ, और ये मेरा पैतृक गांव है खिजूरी। ये सब मेरे दोस्त हैं, अरुण, सतीश और सुधीर जी। इन्होंने लॉकडाउन में मिलकर बात की कि भाई हम प्रकृति के नज़दीक जाके कुछ ऐसा करें जो आने वाली जनरेशन इसकी तरफ बढ़े, और इस यूरिया, DAP, इन पेस्टिसाइड को छोड़कर एक नेचुरल उसकी तरफ जाए। इसलिए हमने ये वर्मी कंपोस्ट की यूनिट स्टार्ट की। नमस्कार साथियों, मेरा नाम सुधीर। मैं बेसिकली IT इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता हूँ। और ये एक उपज है कि नेचर के साथ जुड़ा जाए, नेचुरल चीज़ आने वाली जनरेशन को मिले। जो आज हम जहर खा रहे हैं वो कम से कम बच्चों, आगे वाली जनरेशन को कम से कम एक शुद्ध वातावरण और शुद्ध पौष्टिक आहार मिले। तो ये हम लोगों का मेन मोटिव था वर्मी कंपोस्ट स्टार्ट करने का। सो ये बेसिकली ये हम लोगों का, चारों भाइयों का नेचर के थ्रू कुछ छोटा सा योगदान का प्रयास है। सर आप कहाँ से, एक बार एड्रेस प्रॉपर आप कहाँ से? मैं बेसिकली जो बिलोंग करते हैं UP से, लखनऊ से, और भाई लोगों के साथ उठना बैठना है, रेगुलर है। बस इसी बहाने इसके थ्रू हम जुड़े और ज़्यादा जुड़ गए नेचर के। जयप्रकाश भाई, यहाँ की लोकेशन क्या है? यहाँ की लोकेशन ये NH8 है जी, जो दिल्ली जयपुर जाता है। यहाँ से रेवाड़ी जो है 8 किलोमीटर पड़ती है, और जयपुर 190 किलोमीटर। दिल्ली यहाँ से 90 किलोमीटर है। अच्छा, यहाँ पर अगर कोई गूगल से सर्च करे तो नज़दीक कोई लैंडमार्क है जो कोई बड़ी कंपनी हो जो सर्चिंग पे तुरंत आ जाए? ये अमेजन फ्लिपकार्ट का गोडाउन है जो कानावास की लोकेशन में दिखाता है। अच्छा, और ये और कोई कंपनी है? एक ये भास्कर प्रेस है, इसकी लोकेशन दिखाते हैं गूगल पे जी। और सर यहाँ पे जो यूनिट संभाल रहा है, जो कौन डील करेगा अगर कोई किसान इससे कांटेक्ट करना चाहे, आपसे ऑनलाइन मंगाना चाहे, और उसमें कितनी क्वांटिटी आप भेज सकते हैं? कॉन्टेक्ट हमसे, मैं चारों भाई से किसी से भी हो सकता है, पर बेसिकली मैं यहाँ डील करता हूँ, देखता हूँ। यहाँ भाई सैटरडे संडे को आते हैं देखने के लिए, लेबर का जो भी कुछ है, कहाँ माल जाना है, किसके पास सप्लाई है, जो भी आएगा उनसे डील कर रहा हूँ जी। हर चीज़ मतलब यहाँ मैं डील करता हूँ रह। अच्छा, तो आप कहाँ कहाँ भेज सकते हैं? मिनिमम कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए? हम मतलब जो जहाँ से बताएगा वहाँ भेज देंगे। अच्छा, ऑल इंडिया है आपका? ट्रांसपोर्ट उस पार्टी का? ट्रांसपोर्ट पार्टी का होगा। हम अपने यहाँ प्लांट से जो हमारे जो रेट है इसका वर्मी कंपोस्ट का हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन अगली पार्टी का रहेगा। अच्छा अच्छा। तो किसान साथियों, ये परिचय था इन चारों भाइयों का, दोस्तों का। तो अब हम जानते हैं कि इसकी प्रक्रिया क्या है, कि ये कैसे तैयार होता है। ऑस्ट्रेलियन वैरायटी है, असीना फटीटा। अच्छा, वो साधारणतः यही इसमें यूज की जाती है? साधारणतः यही यूज़ की जाती है क्योंकि ये सिर्फ गोबर पे ही फीड करती है। अच्छा। इसकी खासियत ये है कि गोबर ही खाना पसंद करती है। अगर वो देसी केंचुए जो सफ़ेद होते हैं वो मिट्टी खाते हैं? वो मिट्टी खाते हैं, तो अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो आपकी प्रोडक्शन कम रहती है, प्लस वो मिट्टी में खोजते हैं और खेत की मिट्टी में चले जाते हैं। हाँ, वो 10 फीट नीचे तक जा सकते हैं। तो उनका जो रख रखाव है वो महंगा पड़ता है, और उसमें वायबिलिटी नहीं आती प्रोडक्शन के हिसाब से। अच्छा भाई, एक बार दिखाना ये किस तरह के है। अरुण जी, ये जो आपने वर्मी बेड लगा रखे हैं, जी भाई, इसकी जो कॉस्टिंग है, इसका जो खर्चा है, वो बिल्कुल प्योरली बताएं, जिससे आम किसान अगर कोई स्टार्ट भी करना चाहता है तो वो कर सके। तो एक बार हम पहले तो इसकी कॉस्टिंग जानेंगे कि भाई कितनी कॉस्टिंग आ जाती है। दूसरा फिर हम इसमें जानेंगे कि जो इसमें वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है, जो लोग सस्ता बेच रहे हैं या जो नर्सरी वाले हैं वो सस्ता खरीदते हैं, फिर बागवान भाइयों को महंगा देते हैं, तो उसका क्या कारण है? क्योंकि जो वर्मी कंपोस्ट की जो यूनिट डालने का खर्चा है, अगर हम साधारण तैयार कर रहे हैं, जैसे ये है जी, ये आपने इसमें ये पन्नी डाली हुई है नीचे,
ये शायद 200 माइक्रोन की ब्लैक पन्नी है, जी जी ऐसा ही ना? जी तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, जी और कुछ लोग इसको बिल्कुल हाईटेक कर रहे हैं, तो उसकी कॉस्टिंग और बढ़ रही है, जी स्टार्टिंग जो कॉस्टिंग है वो बढ़ रही है। जी तो सर ये बताइए कि ये जो बेड है जी इसकी चौड़ाई कितनी है, इसका गोबर कितना डलता है, कब डलता है, ऐसा कुछ, और ऐसी कुछ है जो सावधानियां में रखनी चाहिए जो साधारणतः लोग नहीं रखते, तो वो एक बार शुरू से बताइए। आपने पन्नी कितनी डाली, इसमें कॉस्टिंग क्या आई लगभग? भाई साहब इसमें हम अगर एक एवरेज लेके चलें तो 40 फुट का बेड हम लोगों ने बना रखा है। 40 फुट में करीबन 2200 किलो जो है गोबर की इस्तेमाल हम लोग करते हैं ये वाला एक बेड में। एक बेड में? हाँ, इसकी चौड़ाई करीबन जो है 4 फीट की है और ऊंचाई हम इसको करीब मौसम के अनुसार 1.5 से 2 फीट के आसपास रखते हैं ठीक। अनुसार। ये इसकी 4 फीट की चौड़ाई रखते हैं। ये 40 फीट की अगर लंबाई है बेड की तो इसमें 2200 किलो का सामान आ जाता है गोबर। ठीक है जी। तो इसकी कॉस्टिंग कितनी बैठती है? 2200 किलो गोबर माने एक ट्रॉली, ट्रैक्टर की एक हाँ जी, ट्रॉली है, हाँ जी, हाँ जी। तो वो कितनी लागत से आती है एक ट्रॉली? अब वो जगह के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे जिस जगह पे हमने कर रखा है यहाँ पर हमें करीबन 2000 रुपये का कॉस्ट पड़ती है उसकी, जिसमें कि गोबर की कॉस्ट प्लस उसको लाने की ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। आप इसमें गाय का गोबर यूज कर रहे हैं या अन्य कुछ मिक्स भी कर रहे हैं इसमें? नहीं, हम लोग गाय का गोबर यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जो जहाँ से हम लाते हैं वो सोर्सेज जो हैं वो अधिकतर गौशाला हैं, तो गौशाला का ही गोबर आ रहा है। अच्छा, वैसे गौशाला आप इसमें भैंस का गोबर भी डाल सकते हैं और गाय का मिक्स करके भी चलाएं तो भी कोई समस्या नहीं होती। लेकिन अच्छा तो गाय का माना जाता है। अच्छा, हमेशा गाय का हमेशा बेटर रिजल्ट है। तो इसमें जब ये तैयार होगा, आपने 1.5 फीट लगाया, लेकिन अगर अब हम देख रहे हैं तो 1 फीट के लगभग ही बच गया, 1 फीट से भी कम है। जी जी जी। तो इसमें और गोबर कहाँ गया? इसमें जैसे हम गोबर डाला तो जो हमारा केंचुआ है इसमें उसकी एक सहज प्रक्रिया है कि वो गोबर को खाता है। ऑस्ट्रेलियन इसमें जो ब्रीड एसिना फटीडा हम लोगों ने डाल रखी है जी, जो कि गोबर गाय का गोबर भैंस की गोबर को ही फीड करती है जी। और वो उसके बाद जब वो खा के उसको निकालती है तो ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ये उसका एक मल तरीके है। से मल है। अच्छा तो ये मल ही केचुआ खाद बोली जाती है। अच्छा। तो ये अब हम करीबन जैसे इसको गोबर को डाल दिया, करीबन 60 से लेके 90 दिन तक इसमें समय लगता है तैयार होने में पूरा। अच्छा, मौसम के अनुसार है? मौसम के अनुसार। ठीक है। तो आप जब आप डाल देते हैं तो पहली उतार जो होती है खाद की वो करीबन 35 दिन के आसपास, 30-35 दिन के बाद आसपास हो जाती है मौसम के अनुसार। और उसके बाद हम इसको 3 या 4 बारी कुछ दिनों के अंतराल पे करीबन लेयर उतारते रहते हैं? लेयर उतारते रहते हैं। अच्छा, पहली लेयर कब, कितने दिन बाद स्टार्ट हो जाती? करीब 20 दिन? जैसे मैंने बताया 30 से 35 दिन के बाद आप पहली लेयर मिल जाती है आपको। अच्छा, पहले मिल जाती है। लेकिन अगर ठंडा मौसम है तो उसको थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है। सर्दी में ज़्यादा समय लगता है। जैसे 60 से 90 दिन का जो समय है वो उसी अंतराल के लिए बताया जाता है कि मौसम कैसा है। गर्म मौसम है तो कम समय लगेगा, ठंडा मौसम है तो ज़्यादा समय लगेगा। अच्छा, अब इसमें आपने करीब 2 टन के लगभग, यानी कि आप बता रहे हैं करीब 2200 किलो। जी। तो इसमें अब आपको कितना वर्मी कंपोस्ट मिलेगा? इसमें आप समझिए कि हमें करीबन 1000 किलो के आसपास हमारा उतार आ जाता है। अच्छा, 1000 किलो। तो इसकी कॉस्टिंग करीब 2 रुपए के लगभग एक होगी? हाँ, करीबन 2-2.25 रुपए के आसपास आ जाती है कॉस्टिंग। अच्छा, इसके बाद इसमें लेबर चार्ज जुड़ता है? जी। वो लगभग कितना होगा? अब लेबर मैं इस तरीके से बता सकता हूँ, जैसे लेबर इसको उतारेगी, खाद को छानेगी, फिर पैक भी करेगी। हाँ। तो एक प्रक्रिया हो गई पूरी पैकिंग तक की। हाँ। तो करीबन हमें 1.5 रुपया उसमें कॉस्ट ऐड हो जाती है। तो 3 रुपए 50 पैसे के लगभग हाँ, ये आप इसमें कॉस्टिंग लग रही है? कॉस्टिंग लग जाती है। अब ये किसानों को किस रेट मिल रहा है? किसान को भाई साहब, हम जो किसान हमारे यहाँ से लेके जाते हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट इंक्लूड नहीं है उसमें, जो हमारे खेत से लेके जाता है हम उसको 6 रुपए किलो देते हैं। क्या उनको, अगर कोई किसान आपसे लेता है तो क्या उनको एडवांस बुक करना पड़ता है कि एट ए टाइम मिल जाता है? उपलब्धता के ऊपर है। अच्छा। अधिकतर हमारा बुकिंग पे चलता है। तो जैसे कोई किसान संपर्क करता है तो अगर वो पहले से बता देते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है, हम उस हिसाब से उनका बुक कर लेते हैं। अगर वो वॉल्यूम ज़्यादा है तो छोटे वॉल्यूम के लिए तो रेडिली अवेलेबल रहता है, वो तो कभी भी ले सकते हैं। अच्छा, जो आप रेट बता रहे हो 26 जून 2021 का रेट है? हाँ जी, आज का रेट? आज का रेट है जी। आज का। इसमें अप डाउन होता रहता है? बहुत ज़्यादा अप डाउन नहीं है। अच्छा। पर हाँ, ये है कि ये कॉस्टिंग के ऊपर भी रहता है कि हाँ भाई थोड़ा बहुत वेरिएशन रहता है। अच्छा, वेरिएशन रहता है। पैकिंग के ऊपर है। पैकिंग जो छोटी पैकिंग होती है उसमें कॉस्ट बढ़ जाती है।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बागवानी के हिसाब से लेते हैं, या बहुत ही गमले में डालने वाले जो लोग हैं, अगर रिटेल में बात करूं तो उनके पास जाता है, तो ये उसकी कॉस्टिंग पैकिंग के हिसाब से इंक्रीज़ होकर 10 रुपये से भी ऊपर चली जाती है, करीबन 10-15 रुपये के बीच में भी बिकता है ये। आप शुद्धता को किस तरह देखते हैं कि जो लोग मिक्स कर रहे हैं और आपका बिल्कुल प्योरली जो मैंने चेक किया है, क्योंकि मैं ऐसे किसी का वीडियो बनाता नहीं हूँ कि कोई चीटिंग कर ले किसी किसान के साथ, तो उसमें वो ठीक नहीं है किसान के लिए भी और हमारे लिए भी। तो आप इसको किस तरह देखते हैं? देखिए जी, पहली बात तो हमने ये जो एक व्यवसाय वाला चुना है, ये इसलिए है कि हम खुद चाहते हैं कि जो लोग बाग जो जहर खा रहे हैं आज के दिन, वो जैविक खेती की तरफ जाएं और लोगों को थोड़ी शुद्ध चीज़ें मिलें। अच्छा। और ये सोच को रखते हुए हमने शुरू किया। तो मिलावट का तो मतलब ही नहीं, लेकिन अगर कोई दूसरा आदमी चेक करना चाहे कि कैसे मिलावट को चेक करें, तो उसका एक साधारण तरीका ये है कि वर्मी कंपोस्ट को जब आप उठाएंगे तो उसमें स्मेल नहीं होती है। ठीक है। और अगर वो उसमें गोबर की मिलावट होगी तो पहली बात तो उसमें स्मेल मारेगा वो। ठीक है। आपको जैसे ही आप उसकी पैकिंग खोलेंगे या कट्टे को खोलेंगे तो आप उसको सूंघ सकते हैं। अगर वो सूंघ के उसमें गोबर की स्मेल आ रही है, इसका मतलब कि उसमें मिलावट है। अभी ऊपर की हमने खाद उतारने के लिए छोड़ी है, ये सूखने के लिए, ताकि हम इसको उतार के छान सकें। केंचुए तो नीचे चले हाँ, इसमें क्या होता है, जब हम इसको बुरबुरा कर देते हैं, केंचुए नीचे चले जाते हैं। ये देखिए केंचुआ इसमें, लाना फावड़ा। मैं दिखा देता हूँ आपको हाथ से। ये देखिए इसमें केंचुए ये नीचे चले गए हैं, ये केंचुए हैं, ये रेड। हाँ जी, ये रेड जितने भी हैं, एसिना फेडिडा ब्रीड बोलते हैं इसको। ये केंचुए इसको खा रहे हैं और ये नीचे, जैसे ही इनको धूप लगती है, इनको धूप सहन नहीं होती है, नीचे चले जाते हैं। अच्छा। इसलिए हम इसको खाद उतारने के लिए बुरबुरा करके छोड़ देते हैं। अभी आप नीचे हाथ मारेंगे तो इसमें केंचुआ ही केंचुआ है, हर जगह केंचुआ है। लेकिन सर इसमें ये है कि आप कह रहे हो कि इसमें अगर कोई मिक्स देगा तो उसमें स्मेल आएगी। मैंने काफ़ी खाद ऐसे देखे जिनमें स्मेल नहीं आती, लेकिन वो बन जाते हैं। लेकिन उसका तरीका ये है, जब आप खाद को उठा के हाथ में फील करेंगे तो गोबर में जैसे आपने देखा है कि रेशे होते हैं जी। कोई भी गाय का भैंस का मल होता है तो उसमें फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो वो फाइबर कंटेंट आपको जब आप उसके पास ले जाके देखेंगे तो फाइबर कंटेंट नहीं नजर आएगा। अच्छा। अगर थोड़ा बहुत आएगा, बारीक रेशा है, तो वो इस पराली की वजह से दिख सकता है। ये पराली जो है, पराली को आप अलग से पहचान सकते हैं। अच्छा। ये रेशा वो नहीं होता। ये तो पराली इसको ढकने के लिए काम आती है, इसलिए इस पे लगी हुई है। ये छनाई में निकल जाती है, प्लस ये काम आती है जो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनका ये फूड है। हाँ। ये 10 दिन बाद ये बिल्कुल गल जाएगी और ये गायब हो जाएगी। अच्छा। ये वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खा जाएंगे। तो ये खाद तो लाइव है। अच्छा। मतलब जिंदा खाद है ये। तो तो इसका फायदा ये है कि पानी की रिटेंशन बहुत अच्छी रखती है। अच्छा। ये जिंदा होने की वजह से इसमें पानी रिटेन रहता है, जो कि पौधों को भी जो इसके न्यूट्रिएंट्स हैं उसको ऑब्जर्व करने में मदद करता है। अब ये बताइए कि किसान की ये होता है कि वो गोबर की खाद ही यूज क्यों ना कर ले अपने प्लांटेशन में। हाँ जी, हाँ जी। जो पौधे लगा रहे हैं, या सेकंड टाइम या थर्ड टाइम, या जैसे भी मौसम के अनुसार पौधों में खाद दे रहे हैं, तो वो गोबर की खाद यूज करते हैं साधारणतः। तो वो इसको क्यों यूज करें? क्योंकि ये महंगा है। गोबर की खाद अगर आप डालते हैं, जब हम इसको केंचुआ खाद जब बनाते हैं, आप इसका एक प्रोसेस है कि केंचुआ खाद में हमें पहले गोबर की जो है, जो उसमें अनवांटेड गैसेज हैं, खास तौर पे उसमें बहुत आयत होती है मीथेन की, और मीथेन जैसी कुछ और जहरीली गैसेज जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड भी होती है, तो वो हम उसको हटाने के लिए उसमें पहले अगर आप गोबर खाली सीधा गोबर खाद ही यूज़ करना चाहते हैं तो उसको कम से कम आपको 1 साल तक रखना पड़ता है, और उसमें नमी बनाए रखनी पड़ती है। रेगुलर वाटरिंग करनी पड़ेगी, या शेड में पेड़ के नीचे, वो भी शेड में, तब जाके वो ये रिजल्ट आ सकता है। अच्छा। तो उसको 1 साल चाहिए। अब आप 1 साल की मेहनत लगा लीजिए, उसमें लेबर कॉस्ट लगा लीजिए, पानी का कॉस्ट लगा लीजिए, तो वो इससे ज़्यादा महंगी पड़ेगी। अच्छा। लेकिन अगर आप गोबर को डायरेक्टली ऐसे ही यूज़ करते हैं, जैसे सीधा ही डाल दिया, तो गोबर की वो गैसों की वजह से पेड़ों की जड़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और पेड़ उसकी वजह से जल जाते हैं। अच्छा। और इसमें ये जो एसिना फेडिडा केंचुआ है, ये इसको प्रोसेस कर रहा है। ये लाल रंग का होता है, केवल गोबर पे ही फीड करता है, और ये केंचुआ इसको खा के अपना मल छोड़ देता है, जो कि खाद होती है। अच्छा। यानी कि ये वर्मी वॉश भी इसी में रह जाता है। वर्मी वॉश भी इसी में रहता है इनका। जो मल के साथ इनका लिक्विड निकलता है वो भी इसी में होता है, तो वो न्यूट्रिएंट इसकी वैल्यू को बढ़ा देते हैं। अच्छा। जो नॉर्मल गोबर खाद है उसमें ये चीज़ों की कमी रहती है, और प्लस उसमें आपकी जो दीमक लगने का
का जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, क्योंकि कच्चे खाद में दीमक ज़्यादा लगती है। हाँ, वो इसीलिए उसको कच्चे खाद को साइंटिस्ट भी, आप कृषि वैज्ञानिक सब लोग मना करते हैं कि ना डाला जाए। अब इसमें आप देखेंगे ये, क्योंकि इसने प्रोसेस कर दी केचुए ने, तो इसमें कभी भी आपको दीमक की शिकायत आएगी नहीं, जिसने भी जो भी इस खाद का प्रयोग करेगा।